ट्रूडो साहब उस दिन बोलते बोलते रुक गए, सीज फायर लफ्ज़ उनके मुंह से निकला और फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया। सीज बोलते ही उसके बाद उन्होंने चेंज कर लिया, तो ये पकड़ा गया है। अब लेकिन कनाडा ह्यूमैनिटेरियन पॉज की बात कर रहा है। कनाडा का जो एक टोरंटो की एक एजेंसी ने एक सर्वे किया जिसके मुताबिक 41% कैनेडियंस वो ये कह रहे हैं कि जो जस्टिन ट्रूडो साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था कि कनाडा इजराइल की ताईद में खड़ा है हमास के खिलाफ, उस स्टेटमेंट से वो इत्तेफाक नहीं रखते क्योंकि वो ज्यूज़ नाल रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहते। हाँ, ਇੱਥੇ ਵੀ बहुत पावरफुल लोग ने ਜਿਹੜੇ इजरायली ज्यूज़ ने। जी जी। सो इस करके वो चुस्क नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे। हाँ, ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਤਨਯਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਲ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਜੰਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮਨੀਮੁਕਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਮਨੀ ਸ਼ਰਮਾ जी जी आए। आपका बहुत शुक्रिया ठन साहब। लेटेस्ट की सिचुएशन है इस जी इजरायली ते हमास की जंग चल रही है? जैसे आपने बताया 10,000 से ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं फ़िलहाल गाज़ा में और 4,000 से ज़्यादा बच्चे हैं उनमें। और इतनी बड़ी तादाद में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हमने नहीं देखा है कि इतने लोग जो है इतने कम टाइम में 32 दिन हो गए हैं आज इस जंग को छिड़े हुए। 7 अक्टूबर को हमास ने जब हमला किया तब से अब 32 दिन हो चुके हैं, लेकिन इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा लोग मारे गए हैं, इतनी बड़ी तादाद में बमबारी हुई है। अब ग्राउंड फोर्सेस भी अब जाएंगे वहाँ पर। ऑलरेडी टैंक्स और ये सब तो आपने देखा ही है कि वहाँ पर हमास पे कह तो रहे हैं हमास पे हमले हो रहे हैं, लेकिन ये फ़र्क करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सिविलियन है कौन हमास है। तो ज़्यादातर सिविलियंस ही मारे जा रहे हैं और फॉरेन नेशनल्स को अब धीरे धीरे निकाला जा रहा है। रफ़ा का जो बॉर्डर है इजिप्ट के साथ, इज़राइल का तो गज़ा का, तो वहाँ से जो है लोगों को निकाला गया है। 400 से ज़्यादा अमेरिकन सिटीजन्स पहले वो निकले, कनेडियन सिटीजन्स या PR होल्डर्स और उनके फैमिली वाले। फ़िलहाल 80 लोगों का लिस्ट बताया गया है, हालांकि एग्जैक्टली 80 में से कितने आए वो नहीं कहा जा सकता जो मेलानी जोली का जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक। लेकिन 400 से ज़्यादा कनेडियंस हैं जिनको निकाला जाएगा। एक पहला बैच निकल चुका है, आने वाले दिनों में शायद और भी लोग निकाले जाएंगे। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂ PR ਆ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੱਢਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਆ। हाँ, इकट्ठे लाना पड़ेगा, कोई तो अपना फैमिली मेम्बर नहीं छोड़ के आएगा पीछे। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਉਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ PR ਦੇ सारे फैमिली ਨੂੰ ਹੀ फिर ले आउणगे पहला कैरो। हाँ, कैरो में आएंगे, वहाँ उनको रखा जाएगा। कैनेडियन गवर्नमेंट उसका खर्चा दे रही है, उसके बाद वो फ्लाइट्स के जरिए वो कनाडा आ जाएंगे। यही फिलहाल जो प्लान है। सो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ फिर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ਦੇ ਉੱਤੇ हाँ वो देना पड़ जाएगा, बिकॉज ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में जब अगले पल क्या होगा उसकी गारंटी नहीं। जो सेफ एरियाज बताए गए थे उन सेफ एरियाज पे बमबारी हुई है। जो रेफ्यूजीज़ निकले, आपने देखा एम्बुलेंसेस पे भी हमले हुए हैं, हॉस्पिटल्स पे हुए हैं। तो ऐसे एक माहौल में कोई कैनेडियन शहरी हो, कोई अमेरिकन शहरी हो, वो अगर सिटीज़न है या PR होल्डर है, वो तो पीछे नहीं छोड़ सकता अपने फैमिली वालों को। अच्छा, एक शर्मा जी ਜਿਹੜੀ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, UK, ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ये कोई शांति की गल नहीं कर रहे, सीज़फायर की गल नहीं कर रहे। की वजह? हाँ, तो यही तो सारे लोग बोल रहे हैं, इन सारे कंट्रीज़ के जो शहरी हैं वो यही बात कर रहे हैं कि क्यों आप सीज़ फायर की मांग नहीं कर रहे हैं। और कनाडा जो है, पहले तो मेलानी जोली ने बोला था कि एक सीज़ फायर होना चाहिए, ये कॉन्फ्लिक्ट बंद होना चाहिए, एक बीच का उन्होंने स्टेटमेंट देने की कोशिश की थी, लेकिन सीज़ फायर तो वो चाह रही थी। तो हम समझ सकते हैं कि कनेडियन गवर्नमेंट तो ये इसकी मांग शुरू में ज़रूर कर रहा था। ट्रूडो साहब उस दिन बोलते बोलते रुक गए, सीज़ फायर लफ्ज़ उनके मुंह से निकला और फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया। सीज़ बोलते ही उसके बाद उन्होंने चेंज कर लिया, तो ये पकड़ा गया है। अब लेकिन कनाडा ह्यूमैनिटेरियन पॉज की बात कर रहा है कि भाई सीज़ फायर तो चलिए, अगर आप नहीं करना चाहते वो अलग बात है, लेकिन फिर थोड़ा टाइम के लिए ही सही आप बमबारी तो बंद करें कि हम अपने लोगों को निकाल पाएँ, रिलीफ वगैरह एड जो है हम लोगों को पहुंचा पाए। ये सारे लोग कह रहे हैं कि ये कोई डिमांड नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन ये पॉज क्या होता है? आप सीज़ फायर की मांग करें। 10,000 से लोग जो है मारे जा चुके हैं, बच्चे हैं आधे, तो और कितना खून देना पड़ेगा लोगों को कि जो है मगरिबी दुनिया जो है इस चीज़ को माने कि वहाँ पे पूरे पॉपुलेशन को ऐसा तबाह किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा कंप्लेंट है। जबकि कनाडा का जो एक टोरंटो की एक एजेंसी ने एक सर्वे किया जिसके मुताबिक 41% कैनेडियंस वो ये कह रहे हैं कि जो जस्टिन ट्रूडो साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था कि कनाडा इजराइल की तायद में खड़ा है हमास के ख़िलाफ़, उस स्टेटमेंट से वो इत्तेफाक नहीं रखते। और सिर्फ 38% लोग थे जिन्होंने कहा कि वो कुछ हद तक वो अग्री करते हैं कि मतलब वो स्टैंड सही है। तो विद इन कनाडा आप देखिए इतना डिफरेंस है। और ये अमेरिका में भी अगर ऐसा सर्वे कराया गया हो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर किया जाए तो फिर आपको सिमिलर रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि जिस तादाद में लोग आ रहे हैं, ये प्रोटेस्ट अब स्पॉन्टेनियस है। अब यहूदी लोग, जैसे कि आपने कहा, हमने पहले भी जिक्र किया था कि टोरंटो में ज्यूइश लोग चले गए थे इजरायली कॉन्सुलेट के सामने, उन्होंने जो है मुजाहरा किया। इसी तरह से जो है न्यूयॉर्क में ग्रैंड्स जो उनका स्टेशन है सबसे बड़ा, उस पर घेराव किया, लोग अरेस्ट भी हुए। तो इजरायली जो ये हो रहा है उनका जो काउंटर एक्शन, इसमें जो यहूदी लोग हैं दुनिया भर के, ये कह रहे हैं कि नॉट इन माई नेम, नॉट इन आवर नेम। आप ये नहीं कह सकते कि आपका जो मोटिवेशन है वो अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि आप पूरी यहूदी कम्युनिटी के आप जो है तर्जुमान हैं। आप एक लौते नहीं है स्पोक्स पर्सन। हम सब अपनी बात खुद कह सकते हैं। और हमें लगता है कि ये जो आपका ऑक्यूपेशन होने वाला है गज़ा पर, गलत है, ये नाजायज़ है बिल्कुल। और जो आप कर रहे हैं, अगर हमास ने आप पे हमला किया, आपने एक काउंटर वार किया, उसके बाद जो है चीज़ें सेटल हो जाना चाहिए था। जो इससे पहले भी, हालांकि वो सही नहीं है, लेकिन एक लिमिटेड इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट तो वहाँ पे बरकरार है काफ़ी टाइम से, 2008 के बाद से कम अज़ कम। जे शर्मा जी, मनुखी हमदर्दी की गल चल रही है, फिर तो कैनेडा ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल। दूसरे पासे एक होर ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ रूस ਨਾਲ समझौता कर लो। हाँ, तो ये एक रिपोर्ट आया है जिसमें कहा गया है कि शायद यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी जो नेटो एलाइज़ हैं उनकी जानिब से यूक्रेन को बताया गया है कि ये जो है काफ़ी लंबा चल गया है, तो आप किसी तरह से जो है रशियन फेडरेशन के साथ आप समझौता करें। यूक्रेन को ये मसला है कि अब कुछ इस हद तक वो आगे बढ़ चुका है कि अगर उसने समझौता कर लिया तो अपना जो टेरिटरी है उसका 1/5 रोकी बैठे रशिया, हाँ, वो चला जाएगा रशिया के पास में। तो इस पर नुकसान हुआ यूक्रेन का अगर ऐसा कुछ होता है। और यूक्रेन तो ये कह रहा है कि मतलब जिस तरह से ये हमास वाले कॉन्फ्लिक्ट से पहले पूरे जो है वेस्टर्न वर्ल्ड के जहन पर यूक्रेन वॉर था, छाई हुई सी पूरी, है ना। तो अब यूक्रेन के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। कैनेडियन न्यूज़पेपर्स में भी तो कोई ऐसा कोई न्यूज़ रिपोर्ट आ ही नहीं रहा है यूक्रेन वॉर पे क्या हो रहा है। तो अब पूरा अटेंशन इधर है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने एक पूरा अपना एक फ्लीट भेजा हुआ है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में। बूट्स ऑन द ग्राउंड हालांकि नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, और ये बड़ा सीरियस कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि अरब, आप देखिए सिर्फ अरब वर्ल्ड ही नहीं, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, इन लोगों ने भी धीरे धीरे इजराइल से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म कर दिए हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ
ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਤੀਨ ਆ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯਕਦਮ ਉਸ ਦੀ फ़लस्तीनियों की मदद ते नहीं बढ़े। हाँ, क्यों? क्योंकि ये अब अगर हम ये माने कि क्योंकि एक मुल्क मुसलमानों का है तो वो किसी और दूसरे मुसलमानों के मुल्क के लिए वो बोलेगा या फिर वो हमदर्दी रखेगा, ये हम बस एक मज़हब पे बिना पे एक नेशनल सेंटिमेंट को हम जोड़ देते हैं। तो इसीलिए हम में ये एक्सपेक्टेशन होता है, या फिर बाकी बहुत से लोग हैं जो ये बात करते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो दुनिया में कुछ शायद 53 ऐसे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो नहीं होते, एक ही होता फिर। क्योंकि अब कोई आप देखिए, जैसे आप एग्जांपल हम देते हैं, ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अगर हम जेनेसिस में जाएं, ये पूरा इलाका ऑटोमन एम्पायर के अधीन था। पैलेस्टाइन, ऑटोमन एम्पायर जो तुर्की थे, मुसलमान थे और इस्लाम के खलीफा थे, सुल्तान वहाँ के। बिल्कुल। लेकिन जो अरब्स थे वो भी मुसलमान थे, और जो मक्का के शरीफ थे उन्होंने फिर अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिलाया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनको वादा किया था कि अगर आप इस जंग में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन सुल्तान के ख़िलाफ़ आप हमारी मदद करेंगे तो बदले में हम आपको एक अरब स्टेट देंगे। तो अरब नेशनलिस्ट्स को ये लग रहा था, और ये पहले से हो रहा था 19वीं सेंचुरी के आखिर में, उनको लगने लगा कि ये जो मुसलमान बादशाह है, पूरी सुन्नी मुसलमान दुनिया का ये जो है, ये हुक्मरान है, ये लीडर है, ये दरअसल तुर्की है, हम हैं अरब्स, तो हम इनसे अलग हैं, तो हमारी क़यादत ये सुल्तान कैसे कर सकता है। तो ये बात आ गई। दूसरे है ईरानियंस, वो है पर्शियंस, है ना, उनका अरब वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है देखा जाए तो, लेकिन हालांकि वो मदद ज़रूर कर रहे हैं। अब ये येमन में जो हुथीज़ हैं उनकी मदद कर रहे हैं, हमास की भी मदद उन्होंने की है, हिजबुल्लाह की भी मदद वो कर रहे हैं। इसमें जो है कुछ लोग कहते हैं, जो अरब्स हैं, वो कहते हैं कि भाई ये जो ईरानियंस हैं ये अरब पॉलिटिक्स में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे उनका दीन नहीं देखा जा रहा है, यहाँ पे उनकी एथनिसिटी देखी जा रही है। पैलेस्टाइन जो है वो ज़्यादातर अरब्स हैं। गज़ा में आप देखिए 95% अरब लोग अरब्स हैं, मतलब मुसलमान हैं, और बाकी जो है रिमाइंडर है उसमें ईसाई हैं, यहूदी हैं, लेकिन सारे अरब्स हैं ज़्यादातर। तो कर्ड्स हैं, तो ये अलग अलग एथनिसिटी के लोग हैं। तो इसमें मज़हब एक कॉमन थ्रेड है, लेकिन वो एक यूनिफाइंग फैक्टर नहीं है। और जो नेशनलिज्म जो पढ़ते हैं वो स्कॉलर आपको ये बता देंगे कि एक बंदे का मज़हब कभी एक यूनिफाइंग फैक्टर हो ही नहीं सकता। उसकी एथनिसिटी, उसका कल्चर, उसकी ज़बान, ये सारी यूनिफाइंग चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए पूरे अरब वर्ल्ड ने, ये वहाँ पे उनकी तनकीद हो सकती है कि उन्होंने भी पैलेस्टाइन इशू का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो हमदर्दी भी रख रहे हों वो सामने से आके जो है उनकी मदद करेंगे। क्योंकि जब 49 में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तब इजिप्ट ने आके गज़ा पर कब्ज़ा किया और जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा किया। उसके बाद 67 ने इजराइल ने छीना उनसे। तो ये तो एक जियोपॉलिटिकल एक खेल वहाँ पे चल ही रहा है। अच्छा, एक गल होर दसो सानू भी, ਜਿਹੜੀ खास तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨਯਾਹੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੌਸਟੇजेस ਛੱਡੋ। कुल किन्ने हॉस्टेजेस ने, किन्ने उन्होंने छड़ देते हैं? हाँ, तो जो ऑफिशियली इजराइल ने बोला है उनके कुछ 262 हॉस्टेजेस जो हमास के हाथ में हैं, उनमें से शायद 3 बैचेस में उन्होंने 10 छोड़े हैं टोटल। लेकिन और भी हैं। अब ये किसी ने कहा है कि हो सकता है कि कुछ मारे गए हों, और इनफैक्ट जो उनके फैमिलीज़ हैं इन हॉस्टेजेस के, उन फैमिलीज़ ने भी कहा है कि भाई मिलिट्री एक्शन होगा तो लोग मारे जाएंगे, क्यों ना आप प्रिजनर एक्सचेंज की बात करें। क्योंकि जो बात नहीं हो रही है वो ये कि 6700 पैलेस्टीनियंस इजराइलीज़ के कब्ज़े में है, उनके जेलों में बंद है, उठाए गए हैं, कोई भी वजह हो। वो एक डील मार रहे सी ऑल फॉर ऑल। हाँ, भी साढ़े सारे ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ 6000 ਬੰਦਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦੋ। हाँ, बदले में सारे जिन्ने भी हैगे ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ 200 ਜਾਂ 300। हाँ, बिल्कुल। पर डील हुई नहीं, पर वो हुई नहीं है, लेकिन प्रेशर है इजराइल पर, क्योंकि इजराइल को ये लग रहा है कि अगर उसने ये जितने भी लोग बाकी हैं उसके एवज में अगर उसने अपने सारे जो उनके जेलों में बंद है पैलेस्टीनियंस छोड़ दिए, तो ये एक नेतन्याहू के लिए भी एक डिफीट माना जाएगा, उसकी हार होगी। और दूसरा ये कि आगे उनको लग रहा है कि शायद ऐसे और भी मौके आए कि
उन लोगों ने हॉस्टेजेस बनाए, इन लोगों ने फिर डिमांड किया कि भाई हमारे हॉस्टेजेस छोड़ दो, हमारे लोगों को छोड़ दो, बदले में हम तुम्हारे छोड़ेंगे, तो ये चलता ही जाएगा। हालांकि 12 साल पहले ऐसा हुआ था। अच्छा। हाँ, हमास और इजराइल के बीच में एक एक्सचेंज हुआ था, लेकिन उसके बाद हुआ नहीं है। और ये लोग बोल रहे हैं कि ये एक सोल्यूशन हो सकता है कि जो वन साइडेड आप डिमांड कर रहे हैं कि हॉस्टेजेस को छोड़ दो तो है, हम शांति की बात करेंगे, लेकिन हमास के लिए भी ये मौका है कि अपने लोगों को छुड़वाना। 6,700 लोग, ये कोई कम फिगर नहीं है। आप कंपेयर करके आप देखिए, हालांकि मवाजना कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी 6,700 इधर, 282 इधर, आप समझ सकते हैं कितने लोग जो है स्टेक पे हैं। तो ये एक डील दिया जा रहा है, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ है कि अब दुनिया भर में इजरायली हॉस्टेजेस के पोस्टर्स लग रहे हैं कि भाई हमारे लोगों को रिहा करो। गवर्नमेंट्स पे प्रेशर डाले जा रहे हैं। मॉन्ट्रियल में जो एक सिटी है हैम्स्टेड, उनके सिटी काउंसिल ने तो 1,000 रुपये का जुर्माना भी अनाउंस कर दिया कि वो पोस्टर्स लग जाते हैं, बिकॉज वहाँ एक साइजेबल कम्युनिटी है जूइश, वो पोस्टर्स लगाते हैं, और बाकी जो है प्रो पैलेस्टीनियन ग्रुप्स, आप समझ सकते हैं, वो जाके फाड़ देते हैं पोस्टर्स। अब उस सिटी काउंसिल ने बोला है कि अगर आप फाड़ेंगे तो फिर $1,000 का जुर्माना लगेगा आप पर। तो ऐसे बहुत से पोस्टर्स लग गए हैं। पैलेस्टीनियंस के उस हिसाब से पोस्टर्स नहीं लगे हैं, और प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट पे अभी भी आप कह सकते हैं एक उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, और ये कंप्लेंट बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है। 6,000 के करीब उन्होंने कैदी ने, उनके कैदी हैं 6,700, जो हमास का जो फिगर है उसके मुताबिक 6,700। अच्छा शर्मा जी, हुण ना हमास का शब्द बार बार आ रहा, साडे सुनने वाले चो बहुत सारे लोग जिहड़े वो जानना चाहते आ कि हमास है कि हमास इजराइल दी ही खड़ी की हुई एक संस्था सी जिहड़ी हुण बेकाबू हो गई है? हाँ, ये तो जैसे देखिए, हमास वजूद में आया जब इंतिफादा चल रहा था वहाँ पर 87-88 उस पीरियड में। हाँ, तो उसके बाद फिर क्योंकि पीएलओ के साथ इनके सीरियस इख्तलाफात थे, पीएलओ एक सेकुलर स्टेट मांग रहा था, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। वो चाह रहे थे कि एक सेकुलर स्टेट हो जिसमें सारे लोग मिलकर रहें। यासिर अराफात चाहता सी। हाँ, उसकी क़यादत यासिर अराफात के हाथ में थी उस टाइम पर। लेकिन जो उसमें एक इंतहा पसंद फैक्शन था पैलेस्टीनियंस में, वो नहीं चाह रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज़ हो। उसका अल्टीमेटली वो रिप्रेजेंटेटिव हमास बना, और इजराइल ये कहते हैं कि इजराइल ने उसका इस्तेमाल किया, उसको फंड भी किया इनडायरेक्टली, हथियार देते उन्होंने। हाँ, कि वो पीएलओ और उसका जो पार्टी था फतह, उनकी पकड़ को कमज़ोर किया जाए पैलेस्टीनियंस पर, क्योंकि वो तो कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहे थे। उन्होंने तो इनफैक्ट पीएलओ ने तो इजराइल को तो रिकग्नाइज भी कर दिया था। हमास में लेकिन बहुत सारे फैक्शंस हैं, कुछ ईरान बैक्ड हैं जो नहीं चाहते हैं कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हो, और वो चाहते हैं कि एक इस्लामिक स्टेट कायम हो जिसमें जो और स्टेट ऑफ इजराइल का कोई वजूद ही ना हो उसमें। तो वो अब इजरायलीज़ के लिए वो नागवारा है, वो एग्री करेंगे नहीं कभी भी कि एक ऐसा एक स्टेट हो जाए, और वो एक्नॉलेज भी नहीं करते। जबकि जो वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, उन्होंने तो इजराइल को रिकग्नाइज किया हुआ है। तो हमास का और उनका ये कॉन्फ्लिक्ट है, और इजराइल ने शुरू में इसका बहुत इस्तेमाल किया, बहुत फ़ायदा भी उठाया, सपोर्ट किया, हमास को प्रॉप अप किया, ताकि जो है पीएलओ का वो उनकी पकड़ कमज़ोर हो जाए। और अगर एक सेकुलर पार्टी का होल्ड कमज़ोर होता है तो ये दुनिया का दस्तूर है, हमने हर जगह देखा है कि जो राइट विंग फोर्सेस है वो पावर में आ जाते हैं, और एक बार उनका कब्जा हो जाता है तो फिर कोई बीच का रास्ता बचता ही नहीं है। अब हमास में भी फैक्शंस है। हमास के कुछ लीडर्स जो हैं कतर में बैठे हुए हैं, कतर से वो अपने स्टेटमेंट्स देते हैं, अपनी तकरीरें करते हैं, और कुछ इस तरह से वो अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि दे आर प्रिपेयर्ड कि हम जो कुर्बानी देंगे, लेकिन क्या आपको ये अलाउड है, क्या पूरे गज़ा के लोगों ने आपको सपोर्ट किया है कि आप उनके बिहाफ पे ये स्टेटमेंट दें हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? तो ये जो है हमास की कितनी अथॉरिटी है। 2006 के इलेक्शन जब हुए थे, इलेक्शन हुए कि हमास जीत गया, हमास ने जीता था, क्योंकि फतह को एक इस तरह से डिस्क्रेडिट कर दिया था कि ये करप्ट हैं, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है ना। तो ये सारे आर्गूमेंट्स दिए गए। तो सरकार बना सकते सी, बना सकते थे, वोटां पा के जिताते सी हमास दे लीडरां, लेकिन उनको सरकार बनाने दिया नहीं गया।
एक तो इजराइल ने मना किया और दूसरा जो है जो क्वाड है, जो यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, रशियन फेडरेशन और यूनाइटेड स्टेट्स, इन चारों ने भी उसको अलाउ नहीं किया। कहते ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं कर। हाँ, तो तब से जो है इलेक्शंस हुए नहीं है गज़ा में, और हमास पहले उस एक इलेक्शन विक्ट्री के बिना पर अभी तक वहाँ पे वो कायम है, वो हुकूमत कर रहा है। और पर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई हुई है, अपनी गवर्नमेंट बनाई हुई है जी, जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, हाँ, ये सारा हमास का ही है। जो इजराइल के हेल्थ अथॉरिटीज़ के जो फिगर्स आ रहे हैं, 10,000 से लोग मारे गए, ये हमास के कंट्रोल में है। तो अब बहुत से ऐसे देश हैं, इजराइल खुद चाह रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स भी, कि आप इसको एक टेररिस्ट ग्रुप आप डिक्लेयर कर दें, जो कि बहुत लोग कर नहीं रहे हैं। इंडिया ने भी नहीं किया है, हमास को डिक्लेयर नहीं किया है। और इनफैक्ट मीडिया में मिलिटेंट लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ था, जिससे जो है बहुत लोग खफा हो गए, प्रो इजराइल ग्रुप्स। उन्होंने जो है BBC से भी लोगों ने रेजिग्नेशंस दिए कि आप क्यों टेररिस्ट लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो वो मतलब ये फाइन लाइन है वहाँ पर। लेकिन जो हमास है और जो स्कॉलर्स कह रहे हैं, मैं आप आखिरी बात कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा, जो स्कॉलर्स कह रहे हैं, जो पैलेस्टाइन वॉचर्स हैं, वो कहते हैं कि इन द फ्यूचर आपको एक समझौता करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई रास्ता ही नहीं बचता है। या तो एक पॉपुलेशन को पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता, इसीलिए आपको मिल बांट के आपके साथ के आपको रहना पड़ेगा, मिल बैठ के आपको बात करनी पड़ेगी। तो उस पीस प्रोसेस में गज़ा का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? आप हमास को हटा नहीं सकते पिक्चर से, क्यों इलेक्टेड उन्होंने बंदे। हाँ, PLO है, आप उसको हटा नहीं सकते। और एक और ट्रबल सम फैक्शन है इस्लामिक जिहाद, आप उसको भी नहीं हटा सकते, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि कितने परसेंटेज लोग जो है इन तीनों को सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए तीनों ग्रुप्स को आपको तो बुलाना पड़ेगा डायलॉग टेबल पर, और तब जाके कोई एक लास्टिंग सोल्यूशन शायद निकल पाए। लेकिन उसके लिए जो है पहले ये बमबारी तो बंद हो, अदरवाइज कोई रास्ता हमें दिखता नहीं है। पर बमबारी वो कहते ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, नहीं कर रहे हैं, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਪੌਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਹਮਾਸ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ हॉस्टेज ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ तक पहुंच जाए। हाँ, लेकिन अब अगर ये सूरत हाल जो है वहाँ पर, रोज़ाना आप कह सकते हैं कि 100 लोग मारे जा रहे हैं, बमबारी तो हो ही रही है। रिलीफ ट्रक्स भी जब आ रहे हैं, जैसे एक पानी का एक ट्रक है, उस पर जो है बम फेंक दिया गया है, जो रिलीफ लेके आ रहा था रफा बॉर्डर से। तो अब कोई ऐसा इलाका सेफ इलाका नहीं है। आप देखिए, ये पहला शायद कॉन्फ्लिक्ट है जो दुनिया में, हमने बहुत बार सुना है कि कत्लेआम हुए हैं लोगों के, लेकिन पहली बार हम देख पा रहे हैं कि लाइव कैमरा के सामने हो रहा है। आए दिन आपके पास सोशल मीडिया पर वो वीडियोस आ रहे हैं। तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हमने शायद ही देखा हो। और कुछ इस हद तक हमने एक इनसेंसिटिविटी भी देखी है वेस्टर्न गवर्नमेंट्स की, कि वो इंटरवीन नहीं कर रहे हैं। क्या उनकी क्या मजबूरी है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा बिहेवियर हम देख पा रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स भी जो है जाके वहाँ पे खड़ा हो गया है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से लोगों की उम्मीद नहीं थी। एक इंटरनल पोल यूनाइटेड स्टेट्स में भी आया है, जिसमें ये कहा गया है जो अरब ओरिजिन के अमेरिकन हैं, जो 59% लास्ट टाइम उन्होंने बाइडेन को सपोर्ट किया था लास्ट पोल में, अब नहीं करें। अब सिर्फ 17% बचे हैं जो बाइडेन के साथ हैं। तो क्या अगले इलेक्शन में बाइडेन के लिए ये मुश्किल होने वाला है, ये लोग कह रहे हैं वहाँ पर। लेकिन अब आप देखिए, अफगानिस्तान से विड्रॉ किया, उसके बाद ये वाला कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यूक्रेन में जो है बंगलिंग हुआ है। तो ये 3 ऐसे केसेस हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, जो वो खड़े नहीं साबित हुए हैं, खड़े उतर नहीं पाए हैं लोगों की उम्मीदों पर। तो अब कनाडा के लिए भी ये चैलेंज है कि क्या वो अपना इंडिपेंडेंट वॉइस ढूंढ पाएगा, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਊਜ਼ ਨੇ। जी जी, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੁਸਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਕਹਿ नहीं रहे। हाँ, फ़लस्तीनियों की खुल के मदद नहीं कर रहे हो। हाँ। और आखिर में टिन साहब, एक जो मुफलिस कौम है, उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं होता है। ना उसके पास हथियार है, ना उसके पास फौज है, ना कोई उसका इंटरनेशनल प्रेजेंस है। पैलेस्टीन की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए कौन सुनने वाला है? अगर वो एक ताकतवर देश होता, अब आप सोचिए कि यही अगर इजराइल के साथ हो रहा होता, तो फिर ये अलग सिचुएशन होता। दुनिया भर में जो जिस तरह से इनकी लॉबी है, वो छा जाती दुनिया भर में। पर एक गल मैं थोड़ा होर करनी चाहना भी, ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇੰਡੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਲ ਅਵੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਲੈਣੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
हाँ, और ये बहुत अहम सवाल है ठिन साहब आपका, बिकॉज इस पे फिलहाल विमर्श हो रहा है कि जो एक सुपर पावर स्टेटस है आपका मिलिटरीली, जो है एग्जांपल्स दिए जाते हैं इजराइल के कि इतना मोसाद है, फॉरेन सॉइल में जो है अपने दुश्मनों को उड़ा देता है, हर कोई बनना चाह रहा है मोसाद। इंडिया में भी वो कोशिश करते हैं कि उसी तरह से हम बात करें या बने, लेकिन जो एक मिलिट्री सुपीरियरिटी है, चलिए उसका इक्विपमेंट आप दुनिया भर में आप सप्लाई करते हैं। ये आयरन डोम में हमने देख लिया कि अगर बहुत बड़े पैमाने पे हमले होते हैं तो ये मैल फंक्शन कर जाता है। तो एक बहुत छोटा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि उस दिन तेल अवीव पे आयरन डोम के रॉकेट जो है उल्टा तेल अवीव के एक हॉस्पिटल पे उसने फिर वो वहाँ पे हिट किया, अपने लोग भी उनके घायल हुए हैं या फिर मारे गए हैं। तो ये, और दूसरा ये कि एक आपका स्ट्रेटेजिक अगर सुपीरियरिटी है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो एनाफ होगा, क्योंकि आपका जो सोल्यूशन निकलना चाहिए भी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का, वो पॉलिटिकल तरीके से होता है। आप सिर्फ एक फोर्स सुप्रीमेसी मेंटेन करके किसी कॉन्फ्लिक्ट को आप मैनेज नहीं कर सकते, जो इजराइल को लगने लगा था, क्योंकि जिस तरह से 2008 के बाद छोटे मोटे ऐसे हादसे होते रहे हैं लेकिन बहुत बड़ा कुछ हुआ नहीं और दुनिया भर में इसकी बात कोई कर नहीं रहा था, तो इसीलिए इजराइल को लगने लगा कि अब हमने ये जो है मसला भी हल कर लिया और हमने जो है फतह भी पा ली है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे दुनिया में और भी देश हैं जिनको लग रहा है कि वो बिना पॉलिटिकल सोल्यूशन के, सिर्फ मिलिट्री सोल्यूशन के ज़रिए एक चीज़ को हल करें। वो हो नहीं सकता और वो इजराइल वाले केस ने हमें दिखा दिया है। और तीसरी अहम बात यह है कि टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी, एक मशीन पे बहुत ज़्यादा एतबार करना ज़रूरी नहीं है कि वो उसी हिसाब से आपको रिजल्ट दे जो ऑन पेपर वो दिखा रहा है, क्योंकि एक्चुअल जो फील्ड कॉम्बैट होता है वो अलग होता है। इजराइल ने यौम किपुर वॉर के बाद, जो 73 में हुआ था, यौम किपुर वॉर के बाद कोई जंग नहीं लड़ी, तो उसकी मिलिट्री जो है अनटेस्टेड है ग्राउंड कॉम्बैट में। उसने बमबारी की है एयरक्राफ्ट के जरिए, जो है उसने। उन्होंने खुशकिस्मती है कि ਜਿਹੜੇ इजराइली या हमास आ, ये तो बिल्कुल निहत्थे, इन्हों को तो कोई साजो सामान है नहीं। हाँ, बहुत घट है, तो बंदूका ही नहीं इन्हों को। हाँ, बहुत रूडिमेंट्री उनके पास हथियार हैं। हालांकि ईरान ने उनको बहुत सप्लाई किया है और उनको इस काबिल तो बना दिया है कि एक फाइट बैक वो दे सके। हालांकि बहुत बड़े हथियार नहीं है, लेकिन फिर भी रॉकेट्स तो हैं, AK-47s हैं, उसके ज़रिए बहुत कुछ वो फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन उसमें ये भी एक पॉइंट है कि ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास हज़ारों की फ़ौज है और सामने वाला जो है उसके पास बड़ी फ़ौज नहीं है, लेकिन अगर आप उसके शहरों में दाखिल हो रहे हैं, आप अर्बन वॉरफेयर सेटिंग में आ गए हैं, तो वहाँ पे फोर्स सुपीरियरिटी रहना वो एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि वो गरिला वॉरफेयर होगा आप पर। छुप के वार करेंगे, मोलोटोव कॉकटेल्स फेंकेंगे, या फिर जिस तरह से जो वीडियोस आए हैं हमास के भी, जिस इजरायली टैंक्स और APCs, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, तो उनको जो उड़ाए गए हैं वहाँ पर गाज़ा में, तो उससे ये ज़रूर लग रहा है कि एक अनकन्वेंशनल एक वॉरफेयर जो होता है, जो अर्बन वॉरफेयर है, वहाँ पर टैंक्स होना, मिसाइल्स होना, वो नहीं मैटर करता है। वहाँ पे आप कितना एक्यूरेट इंटेलिजेंस आपके पास है और आपकी ग्राउंड फोर्सेस के पास क्या वो कैपेबिलिटी है कि वो सड़कों पे जाके, गलियों में घुस के, बिल्डिंग्स, टूटे हुए बिल्डिंग्स में घुस के एनिमी को नेस्तो नाबूद कर सके। एक एग्जाम्पल हमने देखा था दुनिया में, स्टालिनग्राड, जो 1942 में हुआ था। वहाँ पे ये उम्मीद थी कि नाज़ी जर्मनी उस पर फतेह पा जाएंगे, लेकिन अर्बन वॉरफेयर में क्योंकि वो रबल में घुस गए और वहाँ पे जाके फंस गए, तो अल्टीमेटली रेड आर्मी के साथ वो हार गए। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, इसीलिए ये देखना पड़ेगा दुनिया को भी, क्या इजराइल ग्राउंड फोर्सेस जब जाएंगे इजरायली, तो क्या वो एक रियलिस्टिक और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, मिलिट्री सोल्यूशन क्या वो दे पाएंगे? ये फिलहाल कहना बड़ा मुश्किल है। शर्मा जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया ठन साहब। थैंक यू।